स्टूडेंट का लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं हम लोगों ने सीखी, उनके मॉड निकालना, कॉन्जुगेट निकालना। अब यहाँ से हम लोग के आज से जो टॉपिक शुरू होता है ये आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आर्ग्यूमेंट पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना ये तो सब लोग देख लिया, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कहाँ होगा, कहाँ दिख रहा होगा, तो ये सब जानने के लिए ही हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका नाम आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट के लिए 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने बेहद ज़रूरी हैं। पहला कि आर्ग्यूमेंट ज़ीरो ऐसे भाषा में लिखें या ऐसे लिखें ARG लिख दें और ज़ीरो, तो आर्ग्यूमेंट ज़ीरो नॉट डिफाइन। आर्ग्यूमेंट ज़ीरो कभी डिफाइन नहीं होता है। दूसरा, हमसे कोई बोले या ना बोले, हमें हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है आर्ग्यूमेंट की। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जो होता है वो -π से ग्रेटर और लेस देन आर इक्वल टू पाई होता है। ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और जब z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है तो एक्चुअल में कोई हमसे पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हम ध्यान रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पॉइंट है, और ये जहाँ जाता है ये वैसा हो जाता है। तो पॉइंट में कैसे लिखा जाता है इसका, तो रियल पार्ट जो होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y का कोऑर्डिनेट होता है। रियल पार्ट x का कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट y का कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, पॉइंट तो हम समझ गए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट के लिए, तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा पहले पोलार फॉर्म। तो पोलार फॉर्म के लिए क्या बताया गया कि अगर x प्लस आई वाई लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कैसे यहाँ पे ये लिख दिया गया, x प्लस आई वाई इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट है P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है। हम लोगों ने क्या किया, इसको ओरिजिन को P से ज्वाइन कर दिया। तो ओरिजिन से पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट से ओरिजिन के बीच के डिस्टेंस को हमेशा किससे लिखा जाएगा, r से, और ये x एक्सेस से जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसको हम लोग थीटा लिखते हैं। और अब यहाँ से हम लोग देखना चाहें तो ये तो वर्टिकल हाइट हो गई, तो अब क्या दिख रहा है हम लोग को, तो हॉरिजॉन्टली जो है ये x हो जाएगा और ये वर्टिकल क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और जब ये वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम लोग देखते हैं cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये x इक्वल टू r cos थीटा और साइन थीटा इक्वल टू y बाई आर, तो y इक्वल टू r साइन थीटा। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और अब अगर हम लोग x प्लस आई वाई की जगह वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से r कॉमन हो जाएगा, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बचेगा ना। तो अब यहाँ से अगली बात कि हम r और एक्स वाई में रिलेशन, दूसरा फिर थीटा और एक्स वाई में रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो वो रिलेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर कर देते हैं, सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देन इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये r cos थीटा होल ऑफ स्क्वायर प्लस r साइन थीटा होल ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं r इक्वल टू
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आर को पॉइंट से ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस क्यों लिखी जा रही है? वो इसी लिखी जा रही है कि अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे 0,0, अब 0,0 का और पी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से निकालोगे ना, तो रूट ओवर एक्स माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल ऑफ स्क्वायर और देन रूट लगा दोगे, तो यही तो रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आर को बताया गया है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट। सेकेंड, अब सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर देते, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? वाई बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो टैन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। और अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो जो थीटा आया है इस थीटा का ही नाम होता है आर्ग्यूमेंट, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट z। और कहीं कहीं या कभी कभी हम लोग को ऐसा भी लिखा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट ना लिख के एम्पलीट्यूड भी लिख दिया जाए, तो एम्पलीट्यूड का मतलब भी यही होगा। और हम लोग इसी के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। अभी इसमें ओरिजिन इसलिए नहीं डिफाइन होती क्योंकि जैसे ओरिजिन पे गए तो एक्स और वाई 0 हो जाएगा, तो 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट 0 जो होता है, यानी कि ओरिजिन जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। और अगर मान लो मुझे x माइनस आई वाई की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस ये देख रहे हैं इसका कॉन्जुगेट ये है, तो ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बन जाएगा, ये हो गया। अब इसका बारे में अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या बात है? आगे बात ये है कि हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले इतना नोट कर लेते हैं, तो इसको रब कर दे रहे हैं और डालेंगे हेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट शुरू करने से पहले ये कुछ नोट्स वाले पॉइंट हैं, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जो लिखा हुआ है इस पूरी वैल्यू को अगर हम लोग कोई लिखना चाहे शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस थीटा। कहीं ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब समझा जाएगा सिस थीटा, बस ये लिखने का तरीका है। दूसरा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखा हो तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस माइनस थीटा। सी मतलब cos, आई मतलब आयोटा, एस मतलब साइन, सिस माइनस थीटा। थर्ड, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं यूलर रिप्रेजेंटेशन, और ये हमारी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग e टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर थीटा कैसे ध्यान रखेंगे? जो cos के एंगल में साइन के एंगल में सेम है, बीच में प्लस है, तो आई थीटा पॉजिटिव के साथ। फोर्थ, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो इसका रिजल्ट होता है e टू द पावर माइनस आई थीटा। ये पॉइंट कुछ ध्यान रखने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं एक छोटा सा पॉइंट और बता दे रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हमें क्वेश्चन करना है, cos थीटा प्लस आई cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इंटू cos 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा, और हमने कहा इसकी वैल्यू निकालो। तो नॉर्मल क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आएगी वैल्यू। जबकि ऐसा नहीं करने की जरूरत है, यहाँ सीधे इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर आई अल्फ़ा और e टू द पावर आई 2 बीटा। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और आयोटा यहाँ से कॉमन कर लेंगे। और अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको रिवर्स भी तो पढ़ सकते हो। e टू द पावर आई थीटा लिखा है तो उसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं? अब यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है? अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो इसका मतलब कि अगले स्टेप में हम लोग इसको ये लिख सकते हैं cos अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुई बात इसकी। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में ये तो नोट्स वाले पॉइंट थे। प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट क्या? आर्ग्यूमेंट
Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। सेकेंड, आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। थर्ड, आर्ग्यूमेंट z to the power n equal to n आर्ग्यूमेंट z। फोर्थ, आर्ग्यूमेंट z बार इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट z। तो यहाँ से ध्यान से अगर देखा जाए तो ये आर्ग्यूमेंट हम लोग को कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है हम लोग को क्या लॉग प्रॉपर्टीज दिख रही कि नहीं दिख रही। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई आर्ग्यूमेंट होल्ड्स द लॉग प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब ये क्यों ऐसा, तो यहाँ से हम देखो इसका प्रूफ के बारे में भी बात कर रहे हैं। एक हम प्रूफ बता रहे हैं, सेम उसी पैटर्न से प्रूफ होते जाएंगे। आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करेंगे वो कैसे एज्यूम कर लेंगे, कॉस थीटा आई साइन थीटा की टर्म में। मतलब जैसे ये z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 है और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2 है, तो हम ऐसे ना करके z1 की जगह r1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और z2 इक्वल टू r2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 ये ले लेंगे। और अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू लिखी है यहाँ से अगर हम लोग बोलना चाहें तो आर्ग्यूमेंट z1 का मतलब थीटा 1 होगा, आर्ग्यूमेंट z2 का मतलब थीटा 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। और अगर e टू दी पावर आई थीटा में देखा जाए तो ये थीटा इसी के नाम तो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट रखा है। अब ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग की ज़रूरत क्या है, z1 इंटू Z2, तो z1 इंटू Z2 इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे, r1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू r2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि z1 इंटू Z2 इक्वल टू r1 r2 तो ऐसे ही हो जाएगा और इसकी वैल्यू को e के पावर में रिप्रेजेंट कर देंगे नेक्स्ट वाले को भी। तो ये e टू दी पावर आई थीटा 1 नेक्स्ट e टू दी पावर आई थीटा 2, तो z1 Z2 इक्वल टू r1 r2 e टू दी पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट की है। तो यहाँ पर अगर मैं आर्ग्यूमेंट आप z1 इंटू Z2 देखो तो e की पावर में आई ये जो लिखा हुआ है इसी का तो नाम आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ से अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट देखें तो क्या आ जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 और थीटा 1 और थीटा 2 को मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो जैसे वैल्यू पुट करूँगा तो आर्ग्यूमेंट z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। अब अगर ऐसे ही ध्यान दो z1 अपॉन Z2 होता तो ये अपॉन में रहता, अब e टू दी पावर आई थीटा 1 अपॉन e टू दी पावर आई थीटा 2, तो e की पावर में क्या आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ वैल्यू पुट होती तो आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 बन जाता। ऐसे ही आगे के भी प्रूफ कर सकते थे। तो ये इनका प्रूफ करने का तरीका है। अच्छा, अब इसके आगे और देखते हैं। ये तो हुई बात प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ हम लोग एक बार और देखेंगे। कब देखेंगे, पहले ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करते समय कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने होंगे। क्या ध्यान रखने होंगे, वो क्वेश्चन शुरू होंगे तब बताएंगे। अभी तो बहरहाल इतना कॉपी में हम लोग को नोट कर लेना है। और नोट कर लेने के बाद हम लोग को क्या ध्यान करना होगा अब कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक पॉइंट है। अब पॉइंट जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट के हिसाब से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी ये हम लोग अब जानने जा रहे हैं। तो ये नोट करेंगे कॉपी में यहाँ तक। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से जो है क्वाड्रेंट वाइज वैल्यू निकालते। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई।
हम लोग का जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। अच्छा, अब जैसे कि ये बता रहे थे आर और थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कुछ बातें और जान लेते हैं। देखो एक्चुअल में सबसे पहले ये जो काम हम लोग को सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको हमें जिसने सिखाया था उसका नाम है गॉस। गॉस ने ही सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना सिखाया था। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर जिस प्लेन पे रिप्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन प्लेन, या ऐसे एक दूसरा नाम और भी, इसको आर्गंड प्लेन भी बोला जाता है। गॉसियन कोई नहीं बोलेगा, नॉर्मल आर्गंड प्लेन बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि जो रियल है x, वो x एक्सिस को रियल z लिख दिया जाता है, और y जो था वो इमेजिनरी था, इसलिए इमेजिनरी z लिख दिया जाएगा। अब ये अपनी क्लास की बात। जब मैं थीटा लिखूंगा तो याद रखेंगे थीटा हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू होगी और अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो पॉइंट यहां पर है, ये एंगल जो है अल्फा है। तो अब अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, ये तो y हो गया, ये x हो गया, तो tan अल्फा इक्वल टू मॉड y बाई मॉड x, ये ध्यान रखेंगे। अब चूंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो अल्फा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 90। अब चूंकि 0 और 90 के बीच में लाई करेगी तो यहां पर हम लोग देखें कि प्रिंसिपल वैल्यू जो थी वो इसके बीच में लाई कर रही थी, तो 0 और 90 जो होगा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही होगा। तो इस वजह से जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो थीटा इक्वल टू अल्फा ही हो जाएगी। ये हो गया। नेक्स्ट केस सेकेंड, tan अल्फा हमेशा फिक्स रहेगा। अब अगर मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो x प्लस आई वाई है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग होंगे तो ये x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। और अब यहाँ पे ये इस तरीके से आगे पॉइंट, ये हो गया अल्फा, ये होगा। अच्छा, लेकिन हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है, क्या कि भाई जो थीटा है वो तो एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाएगा, और tan अल्फा का भी चेंज नहीं होगा। tan अल्फा का मतलब मॉड y बाई एक्स। तो जब थीटा हम लोग देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा तो ये नापा जाएगा ना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अच्छा, पाई से माइनस कर रहे हैं इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से यहाँ से थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा हो जाएगी, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद केस थर्ड, अब केस थर्ड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम लोग का वो कहाँ आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई तो है, लेकिन यहाँ पे x लेस देन 0 और y लेस देन 0। और अब यहाँ पे देखो, तो ये पॉइंट P x कॉमा y, ये 90, ये तो अल्फा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स, और tan अल्फा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स। तो यहां पर ये एंगल कितना, पाई,
अगर मैं थीटा को ऐसे लिख देता हूँ पाई प्लस अल्फा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए हमें थीटा की वैल्यू को कैसे मेज़र करना पड़ेगा, तो थीटा कैसे मेज़र होगा, ये इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग जो देखें तो ये वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस अल्फा, लेकिन ये क्लॉक चाहिए कैसा, एंटी क्लॉक, इसलिए इसके आगे माइनस लगा दिया जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तो ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा सही ऐसे रहेगा कि भाई ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज में थीटा का मेजरमेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ अल्फा है तो ये वैल्यू तो पाई माइनस अल्फा हुई, लेकिन थीटा जब क्लॉकवाइज चलता है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस में लिखी जाती है, इसलिए ये आगे माइनस साइन लगाया गया है। अब नेक्स्ट उसके बाद केस 4। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। तो ये एंगल अल्फा ये y और ये x, तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स। और अब ये तो यही हो गया, लेकिन अब हमें क्या, ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू हम लोग को मिलेगी ये कहाँ, यहाँ से ये 0, ये माइनस पाई बाई 2। तो जब 0 यहाँ पे होगा और यहाँ माइनस पाई बाई 2 होगा, तो जो वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही होगी, क्योंकि 0 से माइनस पाई बाई 2, और जबकि चल के आ रहा माइनस पाई, तो माइनस पाई तो यहाँ होगा ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू हो गया वो माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में एंगल के आगे माइनस लग जाएगा। ये आ गई, तो ये केस 4 हो गया। अच्छा, अब यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से चल रहा था। ये भी तो हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए वो प्योरली रियल हो या फिर प्योरली इमेजिनरी हो। तो इसलिए हम लोग का नेक्स्ट केस कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो ये हम लोग का आ जाएगा केस 5। और अगर प्योरली रियल है तो इसका मतलब y का वैल्यू ही सिर्फ 0 होगा, और जब y का वैल्यू 0 हो गया तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो हमारा कहाँ रिप्रेजेंट होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। और इस केस में अगर हम लोग ध्यान दें y तो 0 है तो ये तो वैल्यू 0 ही हो गई। तो अब ये सब कुछ नहीं, यहाँ से सीधे वैल्यू क्या निकल के आएगी हम लोग के पास, अगर यहाँ है, यहाँ होने का मतलब क्या हुआ कि x जो है पॉजिटिव है, यानी x ग्रेटर देन 0 और y 0 है, तो उस केस में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो 0 ही रहेगा। और अगर यहाँ पे हूँ मैं तो यहाँ x का वैल्यू कैसा है, निगेटिव है, लेकिन y तो 0 है, तो जो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो पाई होगी। उसके बाद देन केस 6। अब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो x 0 होगा, और जब x 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, वो हमारी होगी आइदर यहाँ होंगे या फिर यहाँ होंगे। और अगर हम यहाँ पर हैं तो x तो 0 है लेकिन y पॉजिटिव, तो इस केस में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो पाई बाई 2 होगा। और x 0 y निगेटिव, तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे तो y थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये तो हुई बात हमारी
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट करने की। अब यहाँ से फिर इनके हम लोग के क्या शुरू होंगे, क्वेश्चन शुरू होंगे। तो अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और इसको नोट कर लेना, इसको हम अब रब कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले ए, हम लोग को जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा सबसे पहले इसमें x और y की वैल्यू देख लेंगे। यहाँ x 1 हो गया और y क्या हो गया, √3। फिर tan अल्फा निकाला जाएगा, मॉड y बाई एक्स। तो tan अल्फा इक्वल टू, तो tan अल्फा इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो π/3 आ गई। अल्फा की वैल्यू जब आ गई तो उसके बाद x और y चेक करो। तो यहाँ भी x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, दैट मीन्स मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो थीटा की है वो π/3 हो गई। बी सेकेंड, z इक्वल टू -1 माइनस √3 है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है, -1, y इक्वल टू -√3। तो tan अल्फा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -√3 अपॉन -1। तो tan अल्फा इक्वल टू √3। तो फाइनली थीटा का वैल्यू π/3 आ जाएगा, सॉरी अल्फा का वैल्यू। अब यहाँ से थीटा देख रहे हैं क्या होगा, तो x का वैल्यू निगेटिव, y का वैल्यू निगेटिव। तो x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। तो इसका मतलब हम लोग किस क्वाड्रेंट में, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π प्लस अल्फा। तो -π अल्फा की जगह ये आ जाएगा। फिर सी, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू √3। तो tan अल्फा जो है वो तो यही बन जाएगा कि भाई tan अल्फा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स। तो tan अल्फा इक्वल टू √3, तो अल्फा इक्वल टू π/3। अब देख लेते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ x निगेटिव है और y पॉजिटिव। x निगेटिव y पॉजिटिव मतलब हम लोग किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ये आ गया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2π/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। और अब इसके बाद d, तो d z इक्वल टू, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -√3। तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से tan अल्फा मॉड y बाई एक्स। तो यहाँ से जो है tan अल्फा का वैल्यू फिर से वही आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू √3, तो अल्फा इक्वल टू π/3। और अब इस बार x पॉजिटिव y निगेटिव, और जब x पॉजिटिव y निगेटिव तो थीटा इक्वल टू क्या, माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू -π/3। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट निकाला जाएगा। अब इसका मतलब समझ पाए क्यों ऐसा पढ़ रहा हो। खाली एक्चुअल में मैं अल्फा लिखता तो जरा ध्यान दो कि यहाँ देखो सब अल्फा की वैल्यू सब में सेम आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम लोग निकालना ना सीखते तो होता क्या कि ये देखो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक, और ये पॉइंट है हमारा किस क्वाड्रेंट का, x निगेटिव y निगेटिव, किस क्वाड्रेंट का, थर्ड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट सेम हो जाते कि नहीं भाई। नॉर्मल हम लोग ये जानते हैं ना, y बाई एक्स लिखते हो ना, तो √3/1 जैसे इसके लिए लिखा, और इसके लिए लिखते तो -√3/-1। तो अलजेब्रा में तो ये सही है कि ये है बराबर हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में बराबर थोड़ी है, क्योंकि ये जो पॉइंट बताया जा रहा है ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट का, थर्ड। तो पॉइंट के एंगल से ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा के उसमें सेम है।
तो इस वजह से हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान रखने को कहा जाता है। और अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन ही गलत होंगे। और दूसरी बात कि कोई बोले या ना बोले, हमेशा किससे काम करना है? प्रिंसिपल वैल्यू से ही काम करना है।